दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की सबसे खास बात है उसका साइज। हम सबको पता है हमारे ब्रह्मांड का साइज बहुत ही बड़ा है। ये जो हमारा यूनिवर्स है इसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, लेकिन शायद ब्रह्मांड का ये साइज ही हमारे लिए सबसे निराशा का विषय है। आप खुद ही सोच कर देखो, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम एक ऐसी स्पेसशिप बना भी लें जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हो, तब भी हमें इस गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने में 2.5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। मतलब अभी हम इंसानों के लिए अपनी इस गैलेक्सी को छोड़कर जाना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हो अगर हम कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढ पाएं जिनसे इन दूरियों को कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ही तय किया जा सके। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा शॉर्टकट है जो ये पॉसिबल कर सकता है, और उस शॉर्टकट का नाम है वार्म होल। आखिर क्या होते हैं ये वार्म होल्स और ये कैसे काम करते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर से वापस आना होगा आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। साल 1905 जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, इसके ठीक 10 साल बाद 25 नवंबर 1915 को उन्होंने आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ये फील्ड इक्वेशंस 10 अलग अलग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस से मिलकर बनी थी, जिन्हें शॉर्ट में इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये इक्वेशंस हमें ये बताती हैं कि कैसे मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम कर्व को प्रभावित करती हैं। इसको समझने के लिए आप एक फैब्रिक लो और उस पर कुछ वेट या मास रख दो। अब इससे होगा क्या, वो फैब्रिक बैंड हो जाएगा। ये जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है ये भी ऐसे ही बैंड हो जाता है भारी भारी स्टार्स और प्लैनेट्स के वेट से। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस प्लैनेट या स्टार का, स्पेस टाइम का ये फैब्रिक उतना ही बैंड हो जाएगा। पहली बार इन इक्वेशंस को कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने साल 1916 में सॉल्व किया। उन्होंने कैलकुलेट किया कि स्पेस टाइम का ये फैब्रिक कब और कितना कर्व होगा, और साथ ही उन्होंने बताया कि अगर मास इनफाइनाइट हो तो ये फैब्रिक इतना बैंड हो जाएगा कि पूरे यूनिवर्स से पिंच ऑफ हो जाएगा। इसे ही सिंगुलैरिटी कहा गया, और इन्हीं की वजह से ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली प्रूफ किया गया। मतलब इन फील्ड इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन निकला ब्लैक होल। और इसके बाद जब क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ तो उसके एक फिनोमेना क्वांटम एंटेंगलमेंट ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर ही सवाल उठा दिया, और यहाँ से एक ईगो वॉर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर जन्म दिया वार्म होल के कॉन्सेप्ट को। बेसिकली क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता था कि दो क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर इंस्टेंट होता है। मतलब इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आइंस्टीन चुप तो बैठते नहीं। आखिर उनकी जिंदगी भर की मेहनत का जो सवाल था, उन्होंने बोरिस पोडोल्स्की के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश किया जिसे ईपीआर पैराडॉक्स कहा गया। बेसिकली इस पेपर में उन्होंने ये कहा कि अगर हम दो क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स ए और बी लें और उनको कुछ दूरी पर रख दे, तो जब हम ए को ऑब्जर्व करेंगे तो हम बी की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ जान पाएंगे, क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन तो लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करती है। और इस तरह से आइंस्टीन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करके क्वांटम फिजिक्स के एक बेसिक प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर ही सवाल उठा दिया, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ जान ही नहीं सकते। और यहाँ पर आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स का ही यूज करके क्वांटम फिजिक्स को ही एक ऐसे पैराडॉक्स में फंसा दिया जिससे निकलना क्वांटम फिजिक्स के लिए इम्पॉसिबल था। इसके बाद इसको एक लास्ट टच देने के लिए उन्होंने नेथन रोजन के साथ मिलकर ईयर 1935 में आइंस्टीन फील्ड इक्वेशंस का एक और सॉल्यूशन निकाला, जिसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज कहा गया, जो आगे चलकर वार्म होल बना। वार्म होल को समझना बहुत ही आसान है। ये बेसिकली एक शॉर्टकट रास्ता होता है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे अगर आप एक पेपर पर दो पॉइंट लो, ए और बी, तो उनके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ये। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे छोटा भी कोई रास्ता मिल सकता है, तो देखो अब अगर इस पेपर को फोल्ड कर दें और एक पेन की हेल्प से यहाँ पर छेद कर दें, तो ए से बी तक जाने का एक और शॉर्टकट मिल जाएगा जो पहले वाले से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक ऐसे ही एक वार्म होल भी स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? एक पेपर को फोल्ड करना और असली स्पेस टाइम फैब्रिक को फोल्ड करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर एक वार्म होल को सच मानने में। सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग को बनाने के लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसका मास बहुत ही ज्यादा हैवी हो, और ये मास बस एक ब्लैक होल में ही हो सकता है। आइंस्टीन और रोजन के अकॉर्डिंग एक ब्लैक होल ही इतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर सकता है जो स्पेस टाइम कर्व को मोड़कर एक टनल बना दे और दूसरी तरफ से बाहर आ जाए। एक ब्लैक होल की तरफ सब कुछ खिंचा चला आता है, यहाँ तक कि लाइट भी इससे बाहर नहीं निकलती। लेकिन यहीं पर एक दूसरा सवाल आता है कि इस टनल की दूसरी तरफ क्या होगा। अगर इस टनल की दूसरी तरफ भी एक ब्लैक होल हुआ
तो इस टनल से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। उस कंडीशन में ये एक शॉर्टकट नहीं, एक ट्रैप बनकर रह जाएगा जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल होगा। मतलब एक वॉर्म होल के केस में टनल की दूसरी तरफ एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हर सेंस में एक ब्लैक होल से अपोजिट हो, एक ऐसी चीज जो एक ब्लैक होल जैसे ही पावरफुल हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एक ब्लैक होल से जस्ट अपोजिट हो, जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जगह उनको अपने से दूर भेजे, जिससे एक एग्जिट पॉइंट क्रिएट हो पाए। और यहीं पर वॉर्म होल्स की इस कहानी में एंट्री होती है व्हाइट होल्स की। अगेन ये भी एक सॉल्यूशन है आइंस्टीन की उन फील्ड इक्वेशंस का। क्या है ये व्हाइट होल? देखो, जैसे एक ब्लैक होल से कोई भी लाइट बाहर नहीं निकल सकती, वैसे ही एक व्हाइट होल में कोई भी लाइट एंटर नहीं कर सकती, बस उससे बाहर निकल सकती है, जिस वजह से इसका रंग व्हाइट होगा। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से एक व्हाइट होल एक वॉर्म होल के लिए एग्जिट पॉइंट क्रिएट करेगा। दोस्तों, प्रैक्टिकली एक ब्लैक होल को स्पेस में बहुत ही बार देखा गया है, लेकिन एक व्हाइट होल को सिर्फ एक बार देखा गया है। बात है 14 जून 2006 की, जब एक स्पेस सैटेलाइट ने स्पेस में एक व्हाइट लाइट के एक्सप्लोजन को नोटिस किया जो अचानक गायब हो गया। ये एक गामा रे बर्स्ट था जिसे नाम दिया गया GRB 060614। ये तब होता है जब कोई ब्लैक होल किसी स्टार को निगल जाता है, लेकिन इस केस में वहां पर किसी भी स्टार के होने का एविडेंस नहीं मिला, जिस वजह से ये क्लेम किया गया कि ये एक व्हाइट होल है। और उसके बाद से लेकर आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला, ना ही किसी ग्रेविटेशनल वॉर्म होल के मिलने का सबूत मिला है। मतलब अभी तक के लिए ये जो ग्रेविटेशनल वॉर्म होल्स हैं ये बस थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, अभी तक इनका कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों 2015 में स्पेन ने एक लैब में मैग्नेटिक वॉर्म होल को क्रिएट किया। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कर रहे थे, लेकिन एक मैग्नेट के केस में एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम सब जानते हैं कि ये दोनों पोल्स एक साथ होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस का यूज करके इन दोनों पोल्स को सेपरेट कर दिया और एक मैग्नेटिक वॉर्म होल क्रिएट किया जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर गईं और दूसरे तरफ से बाहर आईं। इस डिवाइस ने बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को बेंड किया और एक वॉर्म होल को जन्म दिया। इसी तरह गूगल ने भी क्वांटम लेवल पर एक वॉर्म होल क्रिएट किया। ये बात अभी 3 साल पहले 2022 की है, जब मारिया स्पिरोपुलू और उनकी टीम ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर की हेल्प से एक ब्लैक होल सिमुलेशन रेडी किया, जिसके लिए उन्होंने साइकामोर के क्यूबिट्स का यूज किया। उन्होंने क्यूबिट्स के 2 ग्रुप लिए, एक ग्रुप में 7 क्यूबिट थे और इन दोनों ग्रुप के सभी क्यूबिट्स आपस में क्वांटम एंटेंगल थे। फिर उन्होंने एक अलग क्यूबिट पार्टिकल को एक ग्रुप के पास रखा और इस ग्रुप के सभी क्यूबिट्स का स्पिन एक साथ उल्टा कर दिया, जिससे क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से दूसरे ग्रुप के सभी क्यूबिट्स का स्पिन भी तुरंत उल्टा हो गया। और यहाँ एक शॉकिंग बात और हुई कि यहाँ जो ये व्हाइट वाला क्यूबिट पार्टिकल था ये यहाँ से गायब हो गया और दूसरी तरफ पहुंच गया, जिस वजह से एक बेबी वॉर्म होल का जन्म हुआ, जिसकी हेल्प से क्वांटम ग्रेविटी को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी के लिए बड़े और ग्रेविटेशनल वॉर्म होल्स की बात की जाए तो वो बस थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। I think in the next 20 years there are going to be a lot of fun for fundamental physics. Being very close with quantum, we're going to learn a lot. There's so many questions that one could explore using these ideas. And I think most exciting are the questions that we can't yet pose.